कुछ स्वादिष्ट है बनाना तो playrecipes.com पे जरूर है आना। बेशर्म बहू। शारजापुर नाम के शहर में एक रेवती नाम की लड़की रहा करती थी। वह बहुत ही सुंदर दिखा करती थी। कॉलेज में उसके बहुत से लड़के दीवाने थे। अब एक दिन रेवती अपनी माँ से, गुड मॉर्निंग मॉम, मुझे कुछ पैसे चाहिए, कुछ काम है। अरे तुम्हें पैसे किस लिए चाहिए? अरे माँ, कॉलेज में फंक्शन है, इसीलिए मुझे कपड़े खरीदने हैं, मुझे पैसे दे दो। हाँ, ये लो पैसे, मगर जो वापस आए वो मुझे दे देना। जी माँ। रेवती ऐसा कहकर वहां से पैसे लेकर चली जाती है और दुकान से ड्रेस लेकर बाकी के पैसों से अपना मेकअप का सामान खरीद लेती है। ये सब बातें वो घर आकर अपनी माँ को बताती है। माँ, मैं तुम्हारे दिए हुए पैसों से ये ड्रेस और मेकअप का सामान लेकर आई हूँ। अरे, अभी तो तुम महीने पहले सामान लेकर आई थी और अभी और लेकर आई हो। ऐसा करोगी तो हमें चंदन लग जाएगा। अरे माँ, कुछ चंदन नहीं लगता। तुम्हें पता है तुम्हारी बेटी कितनी खूबसूरत है? सारे कॉलेज के लड़के मरते हैं इस चेहरे पर। क्या अनाप शनाप बक रही हो, पता भी है। जस्ट चिल माँ, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा कहकर रेवती वहां से चली जाती है। राधा मगर रेवती के बारे में सोचकर हॉल में बैठ जाती है। तभी रेवती के पिताजी सुभाष वहां आ जाते हैं। क्या हुआ है राधा, बड़ी चिंता में दिख रही हो? अरे, इस लड़की का क्या करूं मैं? बहुत बदतमीज हो गई है। पैसों की तो कोई अहमियत ही नहीं है इसको। मेरे दोस्त का लड़का है रवि, बहुत पढ़ा लिखा है और अच्छी जॉब भी करता है, बैंक में मैनेजर है। उसकी शादी के लिए लड़की देख रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि हमारी रेवती अब बड़ी हो गई है, क्यों ना हम उसकी शादी कर दे, तो वह बड़ी और समझदार बन जाएगी। हाँ, वैसे आप सही कह रहे हो। जिम्मेदारी पड़ेगी तो ये सीधी भी हो जाएगी और ये रिश्ता भी अच्छा है। तो मैं कल ही बात कर लेता हूँ। शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। जी, जैसा आप ठीक समझे। मैं रेवती को कल सुबह इसके बारे में बता दूंगी। चलो अब सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठना है। जी चलिए। ऐसा कहकर सुभाष और राधा सो जाते हैं। अगले दिन रेवती की माँ उसको सारी बातें बता देती है और रेवती भी लड़का देखने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन रेवती के घर रवि, उसकी माँ शीला और उसके पिताजी किशन आते हैं। थोड़ी बातें हो जाने के बाद राधा रेवती को लेकर वहां आती है। रेवती दिखने में सुंदर होने के कारण रवि को वो देखते ही पसंद आ जाती है और तभी रवि के घर वाले इस रिश्ते के लिए हाँ कह देते हैं। कुछ ही दिनों बाद उनकी शादी हो जाती है। रेवती नई होने के कारण उसकी सास को कोई मदद नहीं किया करती थी। उसकी सास एक दिन, अरे ओ बहू, जरा चाय बनाओ हम सबके लिए, आज तुम्हारे हाथ की चाय पियेंगे। माँ जी, मुझे चाय नहीं बनानी आती। क्या तुम्हें चाय भी बनानी नहीं आती? नहीं माँ जी। खाना तो आता है ना? नहीं माँ जी, मैंने आज तक कुछ भी बनाया नहीं है। क्या कह रही हो? अब थोड़ा थोड़ा सीख लो, अब के बाद तुम्हें ही यह गृहस्थी संभालनी है। नहीं माँ जी, मैं तो अभी शादी होकर आई हूँ, मुझे ये सब काम नहीं आते और मुझे अभी के लिए मेरी सहेलियों के साथ जाना है। अरे बहू, आज घर में कुछ मेहमान आने वाले हैं तुम्हें देखने के लिए, तुम रुक जाओ। माँ जी, मैंने अपनी सहेलियों को प्रॉमिस किया है, मैं अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ सकती। ऐसा कहकर रेवती वहां से अपने कमरे में चली जाती है और तैयार होकर छोटे छोटे नए फैशन के कपड़े पहनकर आती है। तभी उसकी सास और ससुर हॉल में ही बैठे होते हैं। अरे बहू, ऐसे कपड़े पहनकर कहाँ जा रही हो? कुछ शर्म है या नहीं? मैं अपने सहेलियों से मिलने जा रही हूँ तो ऐसे ही कपड़े पहनकर जाती हूँ, आपको पता नहीं है क्या? अरे बहू, साड़ी में ना सही, पर तुम पंजाबी ड्रेस पहनकर जा सकती हो ना? मैं पहले से ही ऐसे कपड़े पहनती हूँ सासू माँ। अरे शीला, मेरी चाय लेकर आओ, वही बातें करोगी क्या? हाँ, अभी लेकर आती हूँ। और बहू, तुम घर जल्दी आना, ठीक है? ये सास भी ना बहुत रोक टोक लगाती रहती है। जाने दो, मैं तो मेरे फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ।
ये लीजिए आपकी चाय। और आपने तो बहू को कुछ भी नहीं कहा ऐसे कपड़े पहनने पर। बेशर्मी की भी कोई हद होती है। जाने दो भाग्यवान, धीरे धीरे इस घर के सारे तौर तरीके सीख जाएगी हमारी बहू। मुझे तो नहीं लगता। यहाँ तो चाय बनानी भी नहीं आती, तौर तरीके तो दूर की बात है। ऐसा कहकर शीला अपना काम करने किचन में चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी घर पर रेवती की कुछ सहेलियां आ जाती है। हाय रेऊ, कैसी हो? और ये काम वाली रखी है क्या तुमने? हाय सोना शिवानी, कैसी हो तुम? ये मेरी सास है। आओ बैठकर बातें करते हैं। ऐसा कहकर सोना, शिवानी और रेवती बैठकर बातें करने लगते हैं। उसी समय रवि ऑफिस के लिए निकलता है और उन सहेलियों की बातचीत उसके कानों पर पड़ती है। तभी रवि, अरे रेवती, ये कौन है हमारे घर पर? रवि ये मेरी दोस्त है, मुझसे मिलने यहाँ आई है। अच्छा, मगर तुमने इन्हें बताया नहीं कि माँ के बारे में कुछ कहा तो मुझे पसंद नहीं है, और ये माँ को काम वाली कह रही है और तुम चुप हो। जाने दो ना रवि, क्यों बात का बतंगड़ बना रहे हो? तुम्हें समझ में आना चाहिए रेवती, किसकी हैसियत क्या है, समझी? ऐसा कहकर रवि वहाँ से चला जाता है। रेवती की सहेलियाँ भी खुद का इंसल्ट होने की वजह से जाने के लिए निकलती है। अरे रेवती, हम निकलते हैं, बहुत देर हो गई है। हाँ चलो, बाय रेऊ। अरे यार रुको तो सही, इनकी बातों को दिल पर मत लो, रुको। हमारी ऐसी इंसल्ट किसी ने नहीं की, बाय। ऐसा कहकर सोना और शिवानी वहाँ से चली गई। ये सब देख रेवती को बहुत गुस्सा आया और उसने पुलिस स्टेशन फ़ोन लगाया और पुलिस से, नमस्ते इंस्पेक्टर साहब। नमस्ते जी, कहिए। मुझे एक कंप्लेंट दर्ज करनी है। मेरी सास और पति मुझे कुछ भी भला बुरा कहते हैं। आप यहाँ आकर उनको समझाइए ना। हम अभी आते हैं। जी इंस्पेक्टर साहब। ऐसा कहकर रेवती अपना फ़ोन रख देती है। तभी उसके पीछे सास खड़ी दिखाई देती है। तभी, माँ जी आप कब आई? तुम जब पुलिस स्टेशन में फ़ोन कर रही थी तभी आई। और क्यों खुद की इज्जत खुद ही चौराहे पर निकालने पर तुली हो? मेरे और मेरे बेटे के बारे में तुमने बहुत कुछ कहा है। अब वो तुम्हें माफ़ करेगा या नहीं मुझे पता नहीं। आप लोगों को ऐसा ही चाहिए, समझी? फिर ठीक है बहू, मैं मेरे बेटे को बुला लेती हूँ। ऐसा कहकर रेवती की सास वहाँ से चली जाती है और अपने बेटे को फ़ोन करके घर पर बुला लेती है। ये सब सुनकर रवि हक्का बक्का हो जाता है और जल्दी जल्दी में घर चला आता है। तभी रवि के घर पुलिस आ जाती है। पुलिस को देख रवि, क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? मुझे आपकी पत्नी ने यहाँ बुलाया है। उन्होंने आपकी और आपकी माँ की कंप्लेंट लिखवाई है। क्या? मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है इंस्पेक्टर साहब। ऐसी कंप्लेंट लिखवाई है आपकी बीवी ने। रेवती, तुमने कंप्लेंट लिखवाई है? क्या हुआ क्या है तुम्हें? मैंने सही किया है। इंस्पेक्टर साहब इन्हें लेकर जाओ या इन्हें समझा दो। इन्हें किसी से बात करने की तमीज नहीं है। उसका ये बर्ताव देख रवि और शीला को बहुत बुरा लगता है। पुलिस रवि को बहुत खरी खोटी सुनाकर वहां से चली जाती है। तभी रवि और शीला अपने कमरे में चले जाते हैं। कोई किसी से कुछ बात नहीं करता। तभी रेवती बोलती है, अच्छा हुआ, इनको ऐसा ही सबक मिलना चाहिए था। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। ऐसा कहकर रेवती दूसरे दिन अपने मायके निकल जाती है। सारी घड़ी घटना रेवती की सास पहले ही उसके माँ को बता देती है और रेवती के घर आने के बाद रेवती की माँ उससे, रेवती तुझे समझ में आ रहा है तूने क्या किया है? बसा बसाया घर उजाड़ दिया है तूने। वो मुझसे बातें ही ऐसे करते थे, इसीलिए मैंने ऐसा किया और मैं वहां नहीं जाने वाली। मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। कल को अगर हम तुझे कुछ कह दे तो तू हमें जेल भेज देगी, इसीलिए तुम मेरे घर में नहीं रह सकती। मैं कहाँ जाऊंगी माँ? कहीं भी जाओ। तुमने जो किया है वो बहुत बुरा किया है। अब तुम उनकी माफी मांगो और तुम्हारे अपने घर जाओ, समझी? ऐसा कहकर राधा घर में चली जाती है और रेवती को अपनी गलती का एहसास होता है। वो मन ही मन, मैंने अपने घर वालों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है, मुझे उनसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। क्या पता मुझे माफ़ कर दे तो। ऐसा मन में सोचकर रेवती उसके घर चली जाती है। तभी उसकी सास, अब क्या रह गया है बहू? माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए,
मुझसे गलती हो गई। अरे तुम किस मुंह से माफी मांग रही हो रेवती? अगर मेरे बेटे ने तुम्हें माफ कर दिया है तो ही मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। हाँ माँ जी, मैं उनसे भी माफी मांगती हूँ। और अब क्या रह गया है रेवती? मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैं आइंदा से ऐसा नहीं करूँगी। रेवती फूट फूट कर रोने लगती है। तभी रवि उसकी गलतियों को माफ कर उसे गले लगा लेता है और तभी से रेवती अपना स्वभाव बदल देती है। अब वो घर में सारे काम मन लगाकर सीखती है और बड़ों का सम्मान करती है। अब वो पहले वाली बेशरम बहू नहीं रही थी, अब वो संस्कारी बहू बन गई थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में हमेशा दूसरों के प्रति आदर रखना चाहिए, कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। झगड़ालू सास, गर्भवती बहू। सुंदरपुर नाम के गांव में विमला देवी नाम की एक औरत रहा करती थी। उसे एक बेटा और एक बेटी थी। बेटे का नाम था देव और बेटी का नाम था सुमन। विमला देवी का बेटा एक बहुत बड़े बैंक का मैनेजर था और इस बात का विमला देवी को बहुत गर्व था। वो अपने बेटे का बहुत ख्याल रखती थी। देव भी अपनी माँ की कोई भी बात नहीं टालता था, वो हमेशा अपने माँ की हर बात मानता था। विमला की बेटी सुमन आगे पढ़ाई करके अच्छी नौकरी करना चाहती थी, लेकिन विमला देवी को बेटियों की नौकरी करना पसंद नहीं था। इसलिए सुमन की पढ़ाई पूरी होते ही विमला ने उसके लिए एक अच्छा रिश्ता देखकर उसकी शादी कर दी और अपने बेटे के लिए भी अच्छी बहू की तलाश में जुट गई। ऐसे ही एक दिन विमला देवी का भाई नरेंद्र और भाभी शांति उनके घर आए। अरे आओ भैया, आज अचानक कैसे आना हुआ आपका? कुछ नहीं दीदी, जरा बेटी की शादी के सिलसिले में यहाँ आया था, सोचा आपसे मिलके चलूं। बहुत अच्छा किया भैया। वैसे भी आपको आपके काम से फुर्सत कहाँ मिलती है? तो क्या हुआ रिश्ते का? अच्छा परिवार है तो सोच रहा हूँ कि बड़ी बेटी की जल्दी से जल्दी शादी कर दूं। उसके बाद में और 3 शादियां भी तो करनी है। हाँ, बहुत अच्छा निर्णय लिया है आपने भैया। जल्द ही अंजलि की शादी कर दो, अब उसकी पढ़ाई भी तो इस साल पूरी हो जाएगी। हाँ, इसीलिए रिश्ता अभी से देखना शुरू कर दिया। विमला दीदी, आपको अगर बुरा ना लगे तो आपसे एक बात कहूँ? अरे भाभी, मुझे क्यों किस बात का बुरा लगेगा? आप बेझिझक कहिए आपको जो कहना है। आप अंजलि को अच्छे से जानती हो, वो कितनी शांत, सुशील और गुणी लड़की है। हमेशा पढ़ाई में अव्वल आती है और घर का सारा काम भी जानती है, बड़ों की इज्जत भी करती है। अरे हाँ भाभी, मुझे सब पता है अंजलि के बारे में। वो बचपन से कैसी है मुझे सब पता है। मेरी सबसे लाडली है मेरी अंजलि। आपको जो कहना है साफ साफ कहो भाभी। दीदी, मैं सोच रही थी बाहर रिश्ता देखने से अच्छा आप ही क्यों नहीं अंजलि को अपने घर की बहू बना लेती। आप भी तो देव के लिए अच्छी लड़की खोज रही हो, हमें भी कोई चिंता नहीं रहेगी और आपको भी। विमला देवी मन ही मन सोचती है, अंजलि तो बहुत अच्छी लड़की है, संस्कारी और दिखने में भी सुंदर है, लेकिन शांति भाभी को चारों लड़कियां हुई है। अगर मैं अंजलि की शादी देव से करवा दूं और मुझे भी पोतिया हुई तो? नहीं, मुझे तो मेरे घर को आगे लेके जाने वाला घर का दीपक चाहिए। सब पता होकर मैं अपने बेटे की शादी अंजलि से नहीं कर सकती। आगे पछतावा होने से अच्छा मुझे अभी इनकार कर देना चाहिए। अरे हाँ भाभी, बात तो आपने एकदम सही कही है, लेकिन क्या है ना, देव के पिताजी को रिश्तों में रिश्ता करना पसंद नहीं है। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हम सब मिलकर अंजलि के लिए बहुत अच्छा लड़का ढूंढेंगे। शांति विमला देवी को बहुत अच्छे से जानती थी कि विमला देवी बस इसी डर से अंजलि की शादी देव से नहीं कर रही कि कहीं उसे भी उसकी तरह लड़कियां ना हो जाए। शांति और नरेंद्र कुछ देर वहां बैठकर अपने घर चले गए और अपनी बेटी अंजलि की शादी कहीं और करवा दी। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। विमला देवी एक अच्छा रिश्ता देखकर उसके बेटे देव की शादी अनुराधा नाम के लड़की से करवाती है। अनुराधा बहुत सुंदर थी और पेशे से इंजीनियर थी। वो एक आधुनिक विचारों वाली लड़की थी। शादी के बाद वो घर के सारे काम करती थी और अपने सास ससुर की हर बात माना करती थी। ऐसे ही एक दिन अनुराधा को एक कंपनी से कॉल आता है। अरे बहू, किससे बात कर रही थी? अभी तो तुम्हारे माँ का फोन आया था, अब और किससे बात कर रही थी इतनी देर तक? सासू माँ, मैं बहुत दिनों से एक बड़ी कंपनी में नौकरी के लिए अप्लाई कर रही थी। अब मुझे मौका मिला है। कल उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया है। देखो बहू, तुमने पढ़ाई की है ये अच्छी बात है, लेकिन मुझे मेरी घर की बहू नौकरी करे ये पसंद नहीं है। मेरा बेटा अच्छा खासा कमा लेता है, तो तुम्हें क्या जरूरत है नौकरी करने की? लेकिन माँ। लेकिन वेकिन कुछ नहीं बहू,
जाओ अपना काम करो। मैं शाम को जब देव घर आएगा उससे बात कर लूंगी। अब मुझे मनाने की कोई जरूरत नहीं है। अनुराधा चुपचाप वहां से अंदर किचन में जाकर अपना काम करती है। शाम को जब देव घर आता है तो विमला देव को अनुराधा के नौकरी करने के बारे में बताती है। वो अनुराधा को नौकरी करने से रोकती है और यही उसका अंतिम फैसला है, ऐसा बोलकर वहां से गुस्से से चली जाती है। देव को अपने माँ के ये पुराने ख्यालात बिल्कुल पसंद नहीं थे, लेकिन वो हमेशा अपनी माँ को कुछ नहीं कहता। अब देव अपनी पत्नी अनुराधा को समझाने लगा। अनुराधा बहुत उदास होकर अपने रूम में बैठी हुई थी। देव उसके पास गया। क्या हुआ अनु, इतनी उदास क्यों बैठी हो? ऐसे पूछ रहे हो जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। आप भी बताओ, क्या मैं नौकरी भी नहीं कर सकती? नौकरी करना मतलब सिर्फ पैसे कमाना होता है क्या? मुझे अपनी काबिलियत को दुनिया के सामने लाने का मौका मिल रहा है, बस इसीलिए मैं नौकरी करना चाहती हूँ। अनु, जरा शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो। देखो अनु, माँ बहुत पुराने ख्यालातों की है। तुम तो जानती हो कि मुझे तुम्हारी नौकरी करने से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हम माँ को तुरंत नहीं मना सकते। अभी हमारी शादी को सिर्फ 2 महीने हुए हैं और माँ की तबीयत भी थोड़ी खराब रहती है। तुम कुछ महीने जाने दो, मैं धीरे धीरे माँ को मना लूंगा। अब तो ठीक है। अनुराधा को देव की बात ठीक लगी और वो मुस्कुराकर वहां से अपने काम में लग गई। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। अब अनुराधा माँ बनने वाली थी। विमला देवी अब अनुराधा से बहुत अच्छे से व्यवहार करने लगी, उसके हर छोटी छोटी चीज का ख्याल रखने लगी। ये सब देखकर अनुराधा भी बहुत खुश थी। ऐसे ही समय बीत गया। कुछ महीनों बाद अनुराधा ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया, लेकिन उसकी सास को ये बात कुछ पसंद नहीं आई। उसने अनुराधा से कहा कि अगली बार उसे लड़का चाहिए। अरे माँ, तुम ये क्या कह रही हो? लड़का हो या लड़की, इसमें अनुराधा का क्या कसूर है? देव तुम चुप बैठो, हम औरतों के बीच में मत पड़ो। तुम्हें कुछ समझ नहीं आता, जाओ जाकर अपना काम करो। अनुराधा को ये सब बातें सुनकर बहुत बुरा लगा। वो रोते हुए अंदर गई। अब विमला रोज छोटी छोटी बात पर अनुराधा से झगड़ा करने लगी, उसे लड़की होने पर ताने मारने लगी। घर का सारा काम भी वो उसी से करवाने लगी। ऐसे ही एक दिन विमला की भाभी शांति उनके घर आई और विमला को मिठाइयाँ दी। ननन जी, मुंह मीठा कर लो, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। खास आपको मिठाई देने आई हूँ। विमला ने मिठाइयाँ खाई और पूछा, अरे भाभी जी, पहले खुशी की बात क्या है ये तो बताओ। अरे दीदी, आज अंजलि को बेटा हुआ है, बेटा। यहाँ से जा रही थी तो सोचा आपका मुंह मीठा करते चलूं। चलो, बहुत जल्दी में हूँ, मैं जाती हूँ। शांति वहां से चली गई। विमला को तो वो मिठाई भी बहुत कड़वी लगने लगी। वो बहुत आग बबूला हो गई थी। ये शांति मुझे मिठाई देने नहीं बल्कि मुझे जलाने के लिए आई थी। उसके बेटी से मैंने देव की शादी नहीं की और मुझे पोती हुई और इसे पोता। बस यही चीज मुझे बताने आई थी। मुझे नीचा और गलत साबित करके चली गई और ये सब हुआ है इस अनुराधा के कारण। अब तो विमला अनुराधा को बहुत भला बुरा कहने लगी। सारे काम करने के बावजूद अनुराधा को ये सब सहना पड़ रहा था और आखिर अनुराधा विमला से तंग आकर अपने मायके चली गई। देव जैसे तैसे उसे समझाकर घर वापस ले आया। ऐसे ही 2-3 साल बीत जाते हैं। अब अनुराधा फिर एक बार माँ बनने वाली थी। देखो बहू, अगर इस बार मुझे पोता नहीं हुआ तो मुझे अपना मुंह भी मत दिखाना और यहाँ इस घर में भी मत आना। मैं अपने बेटे की दूसरी शादी कर दूंगी। अरे सासू माँ, आज तक मैंने सब कुछ सहन कर लिया, लेकिन अब नहीं। मुझे लड़का हो या लड़की, मुझे दोनों समान है। और आज के बाद आपने मुझे लड़का या लड़की होने से तंग किया तो मैं आपकी पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी। ये बात आप भी समझ लो। अनुराधा के उल्टे जवाब देने के कारण विमला उस पर और जुल्म करने लगी, ये जानते हुए कि वो पेट से है। अब विमला उसकी छोटी पोती पर भी ध्यान नहीं देती थी, उसे भी भला बुरा कहने लगी। ऐसे ही कुछ वक्त बीत गया। डिलीवरी के लिए देव अनुराधा को अस्पताल लेकर गया, लेकिन विमला उसके साथ तक नहीं गई। अनुराधा ने एक सुंदर लड़के को जन्म दिया और ये बात देव ने घर जाकर अपने माँ को बताई। बेटा, क्या तुम सच कह रहे हो? मुझे पोता हुआ है? हाँ माँ, लड़का ही हुआ है। बेटा चलो, अभी के अभी मुझे हॉस्पिटल ले चलो। मुझे मेरे पोते को देखना है, उसे गोद में लेना है। विमला देव के साथ अस्पताल गई और अपने पोते को गोद में उठा लिया। अरे मेरे कुल के दीपक, मेरे चिराग, तुम्हारे दादी को तो कब से तुम्हारा इंतजार था। आखिर हमारे घर का राजकुमार आ ही गया। अब देखो मैं उस शांति का मुंह कैसे बंद करती हूँ। मुझे जलाने आई थी, अब तो उसे मैं अपनी घर की दहलीज भी पार नहीं करने दूंगी। अब विमला अपने पोते को लेकर बहुत खुश थी। अनुराधा के प्रति उसका व्यवहार भी बदल गया। ऐसे ही कुछ दिनों बाद
विमला की बेटी सुमन भी माँ बनने वाली थी और इसीलिए विमला उसे अपने घर लेकर आई थी। वो सुमन का बहुत ख्याल रखती थी। अनुराधा भी सुमन का बहुत ख्याल रखती थी। ये देख सुमन एक दिन अनुराधा से कहती है, भाभी, तुम इस दुनिया की सबसे अच्छी भाभी हो। आप मेरा कितना ख्याल रखती हो, और हो सके तो मुझे माफ़ कर देना भाभी। जब माँ तुम्हें इतनी सारी तकलीफ दे रही थी, ये पता होने के बावजूद भी मैं कुछ नहीं कर पाई। फिर भी तुमने सबका अच्छे से ख्याल रखा। ये माँ को तो हम नहीं बदल सकते। अरे सुमन, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो सिर्फ मेरा फ़र्ज़ निभा रही हूँ। एक औरत होकर हम एक औरत को इस हाल में उसके भरोसे कैसे छोड़ सकते हैं। हमें सबसे पहले औरत होने का फ़र्ज़ निभाना चाहिए। मुझे पता है कि क्या क्या ज़रूरत होती है, इसीलिए मैं तुम्हें हर वो चीज़ दे रही हूँ जो मेरे टाइम मुझे अकेले करनी पड़ी। जो मेरे साथ हुआ वो मैं किसी और के साथ नहीं होने दूंगी। अब सुमन की भी डिलीवरी का वक्त आता है और सुमन एक प्यारी सी लड़की को जन्म देती है। ये बात सुमन की सास को खटकती है और वो विमला के सामने सुमन को खरी खोटी सुनाती है। देखो बहू, मुझे तो पोता चाहिए था, लेकिन अगली बार मुझे पोता ही चाहिए। तुम्हारी माँ ने तो तुम्हारे भाभी को कितनी तकलीफ दी है, ये हमें सब पता है। मैंने तो बस मेरी इच्छा बताई है, ध्यान में रखना। ऐसा बोल के निर्मला वहाँ से चली गई। पास ही में खड़ी विमला ये सब सुन रही थी। विमला को अपने किए हुए बर्ताव पर बहुत पछतावा हुआ। उसे समझ में आ गया कि एक औरत होकर उसने दूसरी औरत की भावनाओं की कदर नहीं की थी, और जब खुद की बेटी को भी यही भुगतना पड़ा तो विमला को अपनी गलती का एहसास हुआ। विमला अपनी बहू अनुराधा से आग भी नहीं मिला पा रही थी। अब उसकी सोच में बदलाव आ गया। उसने अपनी बहू से माफी मांगी और उस दिन से लड़का और लड़की में भेद करना भी छोड़ दिया। अब विमला ने अनुराधा को नौकरी करने की भी अनुमति दे दी। विमला ने घर की जिम्मेदारी भी उठा ली और इस तरह सब लोग हंसी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लड़का हो या लड़की, हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए।